अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बायोलॉजी शुरू की है क्लास 11 ग्रेड 11 नेशनल बुक फाउंडेशन का कोर्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और मैं रिपीटेडली हर लेक्चर में बता रहा हूं कि बुक्स आप लोगों की चेंज हो गई है, तो जो न्यू बुक है उसके कंटेंट्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, उसको मैं रीड कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा इस लेक्चर का। और आज जो हमारी डिस्कशन होगी दैट इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को पहले से आता है, देख ले है इसके अंदर क्या लिखा है और क्या इसमें होता है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखा है, हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को हम सिर्फ़ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, बल्कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इवन हम इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की बुक में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको देख ले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। पहली तो बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इट इज़ बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मोस्ट ऑर्गेनेल। अगर देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं, आई थिंक सो मैंने आप लोगों के सामने ये पहले भी डिस्कस किया होगा कि ये आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स है। इस सेल के अंदर से आप पूरे के पूरे इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दे, जो चीज़ें यहाँ पर पीछे बच जाएगी उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप समझे अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उन सबको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये उसका बाउंड्री है, ये उसको बाउंड करके रखता है, एक ही जगह पर इकट्ठे करके रखता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये वैसे कोई इतना ज़रूरी पॉइंट नहीं है, आप लोग याद रखेंगे कि फंजाई में भी सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटेस्टा में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, आर्किया में भी होता है। जो भी लिविंग थिंग हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, उसके सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि असल में सेल वॉल हर जगह नहीं पाया जाता, तो इस वजह से उसमें डिफरेंस करने के लिए। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ सेल। अगर इन केस कहीं पूछा जाता है आपसे कि सेल वॉल जो है वो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वो फ्रीली परमेएबल होता है। फ्रीली परमेएबल का मतलब होगा कि वो सब चीज़ों को अलाउ कर रहा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होता है। तो सेमी परमेएबल का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। इस वजह से कहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 60 to 80% प्रोटीन, 20 to 40% लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस लाइन से आप लोग सिंपल एक कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से बना है, जिसमें से एक को हम प्रोटीन बोलते हैं, दूसरे को हम लिपिड्स बोलते हैं, तीसरे को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। यू नीड टू रिमेंबर कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। मोस्ट एबंडेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे प्रोटीन। 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। डायग्राम जब आप लोग बनाते हैं तो लिपिड्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट ट्रेसेस में होते हैं। ट्रेसेस का मतलब इंतहाई ज़्यादा स्मॉल अमाउंट, क्योंकि आप लोग देख ले 60 और 40 या ये तो 100% बना देते हैं, तो ये इंतहाई ज़्यादा क्या होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे। इस वाले लाइन से अगर इन केस कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में क्या है, आप बोलेंगे प्रोटीन है। हमने ये तो डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स है, लेकिन अरेंज कैसे है, तो हम इसका अरेंजमेंट पढ़ते हैं। इसका मतलब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे अरेंज होगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना है आप लोगों ने कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अगर इन केस आपसे कोई पूछता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, अब बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के हवाले से मॉडल है। द मॉडल proposes that membrane is phospholipid bilayer in which
प्रोटीन मालिक्यूल्स आर ईदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसने क्या बनाया है, उसने फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बनाया है। इसका मतलब लिपिड्स के 2 लेयर्स बनाए हैं और उन लिपिड्स के 2 लेयर्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर इनकेस ये डायग्राम आप लोग देख ले तो ये देखिए, ये लिपिड का आप लोगों को एक लेयर नज़र आ रहा है और ये लिपिड्स का आप लोगों को दूसरा लेयर नज़र आ रहा है। लिपिड्स के बाई लेयर हो गए, 2 लेयर हो गए और इसके अंदर आप लोग देख ले ये प्रोटीन एम्बेडेड है, ये वाला प्रोटीन आप लोगों को नज़र आ रहा है एम्बेडेड है। तो प्रोटीन या तो दोनों लेयर्स में कम्प्लीटली एम्बेडेड होगा या पार्शियली मीन हाफ उसके अंदर मौजूद होगा। द प्रोटीन आर स्कैटर्ड थ्रूआउट द मेम्ब्रेन इन एन इर्रेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक आइसबर्ग फ्लोट इन द सी। याद रखना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोग ये जो मोज़ेक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो मोज़ेक लफ्ज़ बोलते हैं रैंडम को। तो इसमें यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है कि प्रोटीन का देयर इज़ नो स्पेसिफिक लोकेशन इन द सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, इस वजह से इसका रैंडम पैटर्न होगा, रैंडम लोकेशन होगा। ऐसे ये फ्लोट करते हैं जिस तरह सी के अंदर, समंदर के अंदर आइसबर्ग या आइस का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो इधर उधर जा रहा होता है। सो बस इससे ये कंक्लूजन आप लोग अखज़ कर ले कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन कैन वेरी फ्राम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन एंड आल्सो वेरी ऑन बोथ सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। आप लोग देखें ना कि ये एक साइड है सेल मेम्ब्रेन का और ये दूसरा साइड है सेल मेम्ब्रेन का, तो इस साइड पे भी प्रोटीन होंगे और इस साइड पे भी प्रोटीन होंगे। अब चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो कम्प्लीटली रैंडम है, चूंकि वो रैंडम है तो जाहिर सी बात है कि हर जगह सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों सरफेसेस पे भी सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। अगर आप लोग नोट कर ले तो ये ऑलमोस्ट सेल वॉल से भी सम हवा आप कह सकते हैं कि इसका डायमीटर ज़्यादा है। ये असल में इस वजह से क्योंकि इसमें 2 लेयर्स होते हैं, बाई लेयर आप लोग इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वाले पैराग्राफ से आप लोग क्या कंक्लूजन अखज़ करेंगे, इससे एक कंक्लूजन तो आप लोग ये अखज़ करें कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का बाई लेयर होता है। दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे उसमें प्रोटीन जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, प्रोटीन का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता। प्रोटीन या तो सेल मेम्ब्रेन में पार्शियली एम्बेडेड होते हैं या कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट लिखा है द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other while hydrophilic ends are appeared on the surface। इस डायग्राम के अंदर बात कर रहे हैं कि जो लिपिड्स की हमने बात की है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस अंदाज में मौजूद होते हैं, बाई लेयर उन्होंने बनाया होता है। ये देख ले, ये भी लिपिड का बाई लेयर, लिपिड का लेयर है और ये भी लिपिड्स का लेयर है। चूँकि लिपिड्स दोनों साइड पे है तो इसको बोलते हैं बाई लेयर। फिर बोला है कि लिपिड्स इस अंदाज में अरेंज है कि इसके जो हेड्स होते हैं, ये जो सर्कल्स मैं अभी बना रहा हूँ ये इनके हेड है। इन हेड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन कि ये वाटर लविंग है, वाटर के साथ ये इंट्रैक्शन करते हैं। और अंदर आप लोग ये टेल देख रहे हैं, ये वाले जो अंदर की तरफ आप लोगों के ऐसे ऐसे लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये इसके टेल्स है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो ईच अदर फेस करते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख ले कि ये टेल क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने है और हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो एक दूसरे से अवे है। The steroid cholesterol are wedged in the phospholipid bilayer at same interval। इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स यहाँ नहीं है फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में, बल्कि ये देख ले यहाँ पर स्टीराइड्स भी मौजूद है या कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। नम्स में एक दफ़ा एमसीक्यूज़ आया था कि कोलेस्ट्रॉल किस वाले फेस पे होते हैं, तो आप देख ले इस साइड पे भी ये मौजूद है, इस वाले साइड पे यहाँ पर मौजूद है और इस साइड पे भी आप लोग याद रखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। तो बोथ द फेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे आप लोग याद रखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद लिखा है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल, i.e.
टू सरफेस एंड हॉल्स आर नॉन आइडेंटिकल। ये वाला जो आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का साइड नज़र आ रहा है, आप लोग कंसिडर करेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर फेस है और ये वाला आप लोगों को इनर फेस नज़र आ रहा है। तो असल में इसकी बात कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर फेस होता है और सेल मेम्ब्रेन का जो इनर फेस होता है, ये दोनों सेम नहीं है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। और उसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का है। आप लोग ये ग्रीन प्रोटीन ये देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट ये आउटसाइड पाए जाते हैं। इनसाइड आप लोग याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। तो चूंकि बोथ द फेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल। क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है सेल मेम्ब्रेन। इस पैराग्राफ से आप लोग क्या अखज़ करेंगे? आप लोग यही अखज़ करेंगे कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है एक, हाइड्रोफोबिक फेसेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो अपोजिट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी है और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। इन जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्रिफ्ट साइडवे इन द फ्लूइड बाइलेयर। अब ये प्रोटीन की तरफ आए हैं, प्रोटीन की डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये हम प्रोटीन। तो लिखा है कि प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, ये ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं, आप समझे, इधर उधर जा रहे होते हैं। द प्रोटीन विद इन अ मेम्ब्रेन डिटरमिन मोस्ट ऑफ द फंक्शन। प्रोटीन आप लोग अभी जाके डिस्कस करेंगे कि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शन करने में, कि किन चीज़ों को अंदर जाना है, किन चीज़ों को अंदर नहीं जाना, ये हम पढ़ते हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट आर ईदर अटैच टू प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स जनरली ऑन आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर आइडिया दिया था कि इस डायग्राम में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आउटसाइड नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोग नोट कर ले तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ प्रोटीन के साथ अटैच है, ये देख ले। तो अगर कहीं इनकेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन हम नाम देंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि ग्लाइकोप्रोटीन हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को। और अगर कहीं इनकेस ये कार्बोहाइड्रेट है, ये देख लीजिए यहाँ लिपिड्स के साथ अटैच्ड है, तो कहीं अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स का मतलब लिपिड, ग्लाइको का मतलब आप लोग ग्लूकोज ले जो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, दीज सपोर्ट द मेम्ब्रेन। ये तो वैसी एक बात है, आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेल का जो इनसाइड होता है, सेल के इनसाइड साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन एक अलग टॉपिक है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साइटोस्केलेटन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फिलामेंट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या दूसरे फिलामेंट्स। तो लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड पे मौजूद होते हैं। ये फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन है, ये वाले। ये खैर आसान है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे क्या डिस्कस किया है? The lipid part of plasma membrane control the fluidity of the cell membrane. Now this is most important idea you need to remember. हमने डिस्कस किया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मोज़ेक लफ्ज़ कहाँ से आता है, आप बोलेंगे प्रोटीन से आता है। और फ्लूइड लफ्ज़ कहाँ से आता है, आप बोलेंगे लिपिड से आता है। सो आप लोग याद रखेंगे कि जो लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। कहीं अगर इनके इस पेपर में आता है कि लिपिड क्या प्रोवाइड करते हैं, आप बोलेंगे फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। When the concentration of unsaturated fatty acid in phospholipid become greater, the lipid bilayer become more fluid, like that makes cell membrane more flexible. Now you need to remember, हमने डिस्कस किया कि लिपिड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि कौन से लिपिड्स, तो आप बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं या अनसैचुरेटेड टेल्स जो होते हैं फॉस्फोलिपिड के, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो आप समझे कि उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप समझे वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। The cholesterol helps to stabilize the lipid bilayer. It also restricts entry and exit of polar molecules and ions. याद रखना है आप लोगों ने
कि सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कहीं ज़्यादा फ्लूइड ना हो, कहीं कम फ्लूइड ना हो, इससे बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन गया तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, कहीं बहुत कम फ्लूइड बन गया तो आप लोग देख लें कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वो आप बोले कि क्या इसको बोलते हैं कि कम फ्लूइड बन जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल डिसाइड कर रहा होता है कि सेल मेम्ब्रेन को इकट्ठे रख के ज़्यादा वो ना हो, ये ना हो। अच्छा, और लिपिड बाइलेयर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करता कि वो इसके फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ये बाकायदा बहुत सारे मालिक्यूल्स को भी रोकता है। तो पेपर में इन केस अगर आपसे पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स कौन कौन सी चीज़ों को रोकता है, तो आप बोलेंगे आयंस को अंदर नहीं जाने देता और पोलर मालिक्यूल्स को अंदर की तरफ जाने नहीं देते। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, इसका तो हमने फंक्शन डिस्कस किया। लिपिड्स का एक फंक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आप लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे पोलर मालिक्यूल्स को और आयंस को रोकता है। और तीसरा आप लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, A great variety of protein are found in plasma membrane which may act as transport channel, carrier, enzyme, receptor और antigens। लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं या तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे, पहली बात ये डिस्कस किए हैं, या आपके बुक में डिस्कस किया है वो एंजाइम्स होंगे, या वो रिसेप्टर्स होंगे, और या वो एंटीजेंस होंगे। इसका मतलब हो गया कि 4 तरह के फंक्शंस जो है वो प्रोटीन परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट, एंजाइम, रिसेप्टर्स और एंटीजेंस के तौर पर एक्ट करते हैं। certain membrane protein are involved in the passage of molecules through the cell membrane। ठीक है, जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया है कि क्या कर रहे होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मालिक्यूल्स, ये सब्सटेंसेस को या अंदर की तरफ ले जाते हैं या बाहर की तरफ रिलीज़ कर रहे होते हैं। सम ऑफ दोज हैव चैनल थ्रू विच सब्सटेंसेस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, other are carrier that combine with a substance and help it move across the cell membrane। इस वाले सेंटेंस के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, या तो हम इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं और या हम इसको कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। चैनल प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस को सिंपली अलाउ करता है कि बस सब्सटेंसेस अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जाए, और कैरियर प्रोटीन सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं, ख़ुद लेके जाते हैं, एनर्जी भी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक फंक्शन, दूसरा आप लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडेनाइलेट साइक्लेज। आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये एंजाइम क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। सम प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। सिग्नल्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चीज़ों को कैच करना होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये कौन करते हैं, ये प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड बट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर साइट्स। ये आप लोग देख लेना कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है, वो इधर से उधर जाता है। क्वेश्चन ये है कि इधर उधर बॉडी में वो जा रहा होता है, तो एक सेल के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक सेल के साथ वो कैसे अटैच होगा। सम प्रोटीन आर एंटीजेंस विच इनेबल द सेल टू रिकग्नाइज अदर सेल। और एंटीजेंस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, ये सेल के CNICs होते हैं, ये उसको क्या करते हैं, ये उसको आइडेंटिटी देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स आप समझे कि वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स है और ये बैक्टीरिया को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। सो ये आसान है। रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स एज सरफेस मार्कर्स। मोस्टली ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट्स एज सेल सरफेस मार्कर्स। सेल सरफेस मार्कर्स का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, फ़र्ज करते हैं कि ये एक सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। इन सारे सेल्स को कैसे पता चलता है कि हम एक फैमिली के हैं या नहीं है, ये कौन कर रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स। दे आर इन्वॉल्व इन सेल रिकग्निशन एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यू। ये सेल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, इकट्ठे करके रखते हैं कि बस आप लोग एक फैमिली के हैं, साथ रहे आप लोग। ठीक है, अच्छा ये आसान है। खैर
Regulation of cell interaction with its environment by plasma membrane. Plasma membrane regulates cell interaction with its environment by controlling transport of material across the cell. मैंने आप लोग को डिस्कस किया है अभी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आप लोग देख ले सब्सटेंसेस अंदर की तरफ भी जा रहे हैं और बाहर की तरफ भी सब्सटेंसेस आ रहे होते हैं। तो इसको क्या करना होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास होना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट across plasma membrane occur to maintain a suitable pH and ionic concentration within the cell for enzymatic activity. डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही जो सब्सटेंसेस इनसाइड या आउटसाइड क्यों आते जाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। सो पीएच को मेंटेन करने के लिए, इसी के साथ साथ आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि असल में सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं और उसके लिए बाकायदा बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम्स को एक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो बस आप लोग इतना याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ सेल को मेंटेन करता है। बस ये आखिरी पैराग्राफ वैसे ही ऐड किया है, आसान है। टेक्निक यूज्ड इन स्टडिंग सेल मेम्ब्रेन। The biophysical imaging techniques such as atomic force microscopy, super resolution fluorescent microscopy have been developed to study biological structure. लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने में हमें कौन कौन से टेक्निक्स काम आते हैं। एक टेक्निक डिस्कस किया है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये टेक्निक, और दूसरा सुपर रेजोल्यूशन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, दूसरा ये टेक्निक जो है हमने यूज़ किया है सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए। इन टेक्निक्स को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक फॉर मेम्ब्रेन कैरेक्टराइजेशन। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए SEM जो है लिखा है, ये ज़रूरी तरीक़ा है। इट गेव द मॉर्फोलॉजी एंड टोपोग्राफी डेटा ऑफ प्रिपेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। हमने अगर सेल मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी देखनी हो और उसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हो, ये फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का बता रहे हैं कि रफ़ है, स्मूथ है, कैसे है, वैसे है, ये है, वो है, इसके लिए SEM यूज़ होता है। SEM कैन बी यूज टू डिटरमिन द पोर साइज़ इन केस ऑफ पोरस मेम्ब्रेन। और SEM क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर साइज़ को भी डिस्कस करता है। आसान सा है, समराइज़ करने की मेरे ख़्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये आता है। बस आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और कमेंट्स भी कर लें। हाँ, अगर मसले मसाइल किसी लाइन में ज़्यादा है तो फिर मुझे बताइए, मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।